हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड कोर्स 506 को डिस्कस करेंगे। कोर्स का नाम आपको दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट। यूनिट 5 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। यूनिट 5 में क्या था? डेवलपिंग द सेल्फ। तो उसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसके बाद एटीट्यूड, परसेप्शन, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी और कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था ताकि आपको समझ आए चीज़ें। अभी यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्रिएटिविटी के डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे डेवलप की जाए। सो डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। DSSS के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जो NIOS का मटेरियल है तो DLED के कोर्स जो कर रहे हैं उनके लिए तो है ही यूनिट वाइज प्रॉपर, बट DSSS के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है और इसमें कुछ एक फैक्चुअल चीजें जो आपको याद रखनी पड़ सकती हैं। ओके जी। सो कॉन्सेप्ट या नेचर की बात करें तो क्रिएटिविटी होता क्या है? क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता ना, एक तरीके से। सो एक एबिलिटी जिसमें आप इनोवेटिव हैं, अनयूजुअल हैं, यानी रोजमर्रा से या यूजुअल चीजों से हटके हैं, टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स और इक्वल्स। सो आप जैसे कई बार बोल देते हैं ना, ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है, तो कई बार हम एज के एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं कि इस उम्र के ज्यादातर बच्चे इतने क्रिएटिव या ऐसे आइडियाज नहीं देते हैं, ये बच्चा दे रहा है, दैट मीन्स ये अनयूजुअल है, इनोवेटिव है। सो वो एबिलिटी अगर आप में है तो दैट इज क्रिएटिविटी। इट इज एन एबिलिटी टू गिव नोवेल रिस्पॉन्सेज। नोवेल मतलब नए, अलग, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज देना, नए आंसर्स देना। कई बार होता है ना, मैथ्स के सवाल जब आप सोल्व करते हो तो आपने आंसर सही निकाला लेकिन आपका तरीका और जो वे है उसको निकालने का वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो वो भी एक क्रिएटिविटी ही वहां पे आ जाएगी जब आप नए तरीके से नोवेल, न्यू रिस्पॉन्सेज, न्यू आंसर्स और नए रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो एबिलिटी को भी हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। ओके जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि व्हेन स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू थिंक ऑफ अ न्यू मशीन, तो जब मशीन के बारे में सोचने को आता है, एक लड़की ने बोला कि वो एक प्लांट मेकिंग मशीन बनाना चाहती है। तो कितना इनोवेटिव आइडिया है बच्चे की नजर से कि बस प्लांट से ही तो दुनिया है ना, वही हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हम प्लांट्स वाली मशीन बनाते हैं जिससे बहुत सारे प्लांट जो है वो बन जाएंगे, तो हम अच्छी बेहतर लाइफ जी पाएंगे। तो अलग आइडिया है। ठीक है, सो डेविस के अकॉर्डिंग 90% ऑफ 5-year-old चिल्ड्रन वो हाईली क्रिएटिव हैं। मतलब 5 साल की उम्र में बात करेंगे तो कई बार होता है ना कि बड़े तेज बनेगा ये बच्चा, बहुत समझदार बनेगा, बहुत क्रिएटिव बनेगा, बट धीरे धीरे करके वो क्रिएटिविटी कम होती जाती है। मतलब सब में नहीं, किसी किसी में रहती होगी, बट जब 25-year-old पीपल को हम देखेंगे तो उनमें से सिर्फ 2% ही क्रिएटिव है, लेकिन 5 साल के बच्चों को देखोगे तो 90% बच्चे क्रिएटिव है। तो क्रिएटिविटी का लेवल देखिए ना कितना डाउन जाता जा रहा है। तो ये नजर आ रहा है कि एज जो है वो एक फैक्टर नजर आ रहा है जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है क्रिएटिविटी को, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्रिएटिविटी आपकी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो एज को हम जो है क्रिएटिविटी के साथ एक इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप हमें देखने को नजर आता है। ओके क्रिएटिविटी के टाइप्स, वर्बल क्रिएटिविटी या फिर नॉन वर्बल क्रिएटिविटी। आपका काम रहेगा छोटा सा कि आप इनके एग्जांपल्स मुझे बताइएगा, वर्बल या नॉन वर्बल क्रिएटिविटी के। ओके स्टेप्स अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग में देखें, क्रिएटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट भी मैं कई बार करवा चुकी हूँ, बट अगर स्टेप्स की बात करें सो ग्राम बॉल्स के नाम से ये स्टेप्स याद रखिए। ये 5 स्टेप्स हो सकता है ये स्टेप आपसे सीक्वेंस में लगाने पूछ लिए जाएं या उल्टी सीक्वेंस में लगानी है पूछ लिए जाएं, तो अब आपको पता होने चाहिए वो। सो क्रिएटिव थिंकिंग के 5 स्टेप हैं। मतलब शुरुआत में क्या रहेगा, आप किसी भी टॉपिक पे अगर सोच रहे हैं, क्रिएटिव आइडिया आपको चाहिए, तो आप एटलीस्ट प्रिपेयर करेंगे, चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन रखेंगे ताकि कुछ आइडिया आ सके। ओके फिर एक पॉइंट आएगा जब आपने सोच सोच के उस पॉइंट के बारे में सोचना छोड़ दिया है, वो इंक्यूबेशन पीरियड है कि आपने उसमें उस पॉइंट में चीजें छोड़ दी हैं, वो एक गैप जो आ गया है वो। फिर एक गैप के बाद आपने सोचना छोड़ दिया था कि चलो देखी जाएगी, बाद में देखेंगे, बट एक दिन सडनली आपको बैठे बैठे कुछ आइडिया आ जाता है, तो उसको हम इल्यूमिनेशन या इंसाइट बोलेंगे। ओके जैसे चिंपैंजी को आया था। देन आप उस आइडिया को इवेल्युएट करोगे और उस इवेल्युएशन के बाद रिवीजन करोगे कि क्या हम सेटिस्फाइड हैं इस आइडिया से, क्या ये बेटर वर्क करेगा, तो वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। इन जनरल भी अगर आप बात करोगे तो इस तरीके के स्टेप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला तो प्रिपरेशन ही रहेगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जब आप प्रिपेयर करते हो, पढ़ते हो, तो पहला प्रिपरेशन। दूसरा कंसंट्रेटेड अटेंशन, की प्रिपरेशन शुरू करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप बहुत कंसंट्रेटेड जो है फोकस के साथ आप उस चीज पे काम कर रहे हैं और उस पे आइडिया को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि वर्कआउट कर जाए कुछ ना कुछ।
देन आप उस प्रॉब्लम से विड्रॉ कर लेते हैं, यानी उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। जो यहाँ पे सेकंड स्टेप था वो यहाँ पे थर्ड स्टेप है। सो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके से आपको क्या ऑप्शंस जो है वो मेंशन किए गए हैं। सो वो ऑप्शंस के बेसिस पे थोड़ा डिसाइड कीजिएगा कि अगर कंसंट्रेटेड अटेंशन दे रखी है तो वो तो आप प्रिपरेशन के बाद ही करोगे ना एक पॉइंट पे, और उस कंसंट्रेटेड अटेंशन के बाद भी अगर वर्कआउट नहीं कर रही है चीजें तो आप प्रॉब्लम से विड्रॉ कर लेते हो, जो कि एक बीच में पीरियड आ गया है, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम बोल रहे हैं। देन अगेन वो एकदम से जो आपको आइडिया आया बैठे बैठे, आप सोच नहीं रहे हो इंटेंशनली उस टॉपिक पे, बट सडनली आ गया आपको। सो वो इल्यूमिनेशन इनसाइट जो था वो यहाँ पे फ्लैश हो गया, एक फ्लैश की तरह आपको आइडिया चमक गया है। ठीक है, अब ये इवैल्यूएशन और रिवीजन वाला आप यहाँ वेरिफिकेशन में एक तरीके से मान सकते हैं इंक्लूडेड स्टेप, क्योंकि वेरिफिकेशन में भी आप क्या करेंगे, जो आइडिया आपको आया है आप उसके प्रोज कॉन्स फिजिबिलिटी तो देखेंगे ना, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, चाहे इस तरीके से पूछ लिए जाए या फिर आपको ये वाले स्टेप्स देके पूछ लिए जाए। ये प्रॉपर ग्राम्स वॉल का नाम देके अगर आपसे पूछा जाए सो ये यहाँ पे ये स्टेप्स रहेंगे। ठीक है जी, ओके। देन है कौन कौन से फैक्टर्स क्रिएटिविटी को अफेक्ट करेंगे। नॉर्मली मैं भी आपको समझाती हूँ और यूजुअली हम देखते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही बहुत इंपैक्ट पड़ता है चीजों के ऊपर। ओके, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो या बाकी सारी चीजें। सो यहाँ पर भी वही है कि यूजुअली हम ये समझाते हैं, लेकिन जब क्रिएटिविटी की बात आती है सो इट इज द एनवायरमेंट विच प्लेज द मेजर रोल एज कंपेयर टू हेरिडिटी। यानी एक पलड़ा जो भारी रहेगा ना वो थोड़ा सा एनवायरमेंट का पलड़ा भारी रहेगा, कि हो सकता है कि आपके माँ बाप क्रिएटिव हो और उन्होंने वैसा एनवायरमेंट भी आपको प्रोवाइड किया हो। सो वहां पे तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट ने बिल्कुल कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि बच्चा क्रिएटिव है बट माँ बाप नहीं है और वो उसको एनवायरमेंट वैसा देना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं, मतलब मान लो बच्चे के माँ बाप जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसा कुछ है, ठीक है, और वो चाहते ही नहीं कि बच्चा एक अनइनसिक्योर फील्ड में जाए, जैसे मान लो एक्टिंग में जाए या डांसिंग में जाए या कोरियोग्राफी में जाए। ठीक है, सो वो एक क्रिएटिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट रहेगा। अब बच्चे को वो एनवायरमेंट तो मिल ही नहीं रहा है ना, उसको जो उसका इंटरेस्ट है, जहां वो क्रिएटिविटी शो कर सकता है, वहां पे उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है। सो वो फैक्टर डेफिनेटली क्रिएटिविटी को अफेक्ट करेगा। सो एनवायरमेंट थोड़ा सा पलड़ा भारी रहेगा एनवायरमेंट का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव बोर्न होते हैं बट ग्रेजुअली वो अपना पोटेंशियल लूज कर देते हैं, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर फील्ड में चीजों को सिखाया नहीं गया है, उन चीजों को तराशा नहीं गया है। ठीक है, सो ये एनवायरमेंट ही है। इस एनवायरमेंट में हम पेरेंट्स, टीचर्स, टेक्स्ट बुक, एग्जामिनेशन, स्कूल का क्लाइमेट कैसा है, जो कि कई बार नेगेटिवली जो है इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आएंगे आपको रादर देन पॉजिटिवली। ठीक है, दिस हैपन ड्यू टू कंडीशनिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जाम्पल दिया था, कई बार होता है ना कि आपको बोल देते हैं कि नहीं हमारे घर के बच्चे ऐसे डांस नहीं किया करते, ठीक है, तो ये इन चीजों को छोड़ो, ये भूत उतारो अपने सर से। सो वो जो कंडीशनिंग है ऑलरेडी वो रिजिड है सेंसिटिव मैनर में, तो आप चाहते ही नहीं कि उस कंडीशनिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ हो। ओके, सो वो फैक्टर्स अफेक्टिंग में डेफिनेटली रहेगा। उसके अलावा ये है इंपॉर्टेंट आपकी स्लाइड, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये नेट के लेवल पे पूछे गए हैं, सो ये इन जनरल भी पूछे जा सकते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्टली हम लोग गलत करके आए थे, क्योंकि प्रोडक्ट, प्रोसेस, पर्सन और पीयर भी बोल के प्रेस करके भी बोला था, तो हम लोगों ने सोचा कि पीयर तो रहेगा ही रहेगा इसमें, प्रेस जो है वो शायद नहीं रहेगा, बट आंसर इज 4 P's। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं जो क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। कौन कौन से? 4 P's। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, 4 P's, 4 C's, 4 B's, 4 A's, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो अब आपको 4 P पता होना चाहिए, और इस 4 P का मतलब क्या है? P से प्रोडक्ट, प्रोसेस, पर्सन एंड प्रेस। ओके, सो ये प्रेस की जगह सिचुएशनल अप्रोच भी आपसे बोला जा सकता है या ऑप्शन में हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ 4P मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाय रॉड्स। तो ये रॉड्स भी नाम याद रखिए कि इन्होंने ये मॉडल दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन नेट में था, तो बाकी जगह भी कहीं पर भी रैंडमली पूछा जा सकता है, और DSSB में तो स्पेशली। सो क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच, क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच, क्रिएटिव
पर्सन अप्रोच एंड क्रिएटिव सिचुएशनल अप्रोच या फिर प्रेस। सो इसमें जो नाम है ना, जैसे प्रोडक्ट है, सो वो किस तरीके का होगा। कई बार जैसे एक रेडियो का एग्जाम्पल आपके एनआईओएस की बुक में दिया हुआ है कि रेडियो जो है जब इन्वेंट हुआ था तब डेफिनेटली वो ओरिजिनल था, कुछ क्रिएटिव आइडिया था, लेकिन अब के टाइम में वो रेडियो जो है वो ओरिजिनल नहीं रहा है। सो वो ओरिजिनलिटी जो है ना किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिएटिविटी के बाद क्या चीज निकल के आ रही है उसको हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ओके, सो वो चीज अफेक्ट करेगी क्रिएटिविटी को। सो वो रेडियो को आज के टाइम पे हम शायद ओरिजिनल ना बोलें, ओरिजिनलिटी भी टाइम के साथ साथ चेंज हो सकती है। प्रोसेस कि उस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस आपने अपनाया है, किस प्रोसेस से आप होके गुजरे हैं। देन पर्सन कि वो इंसान जो ये चीजें कर रहा है वो इंसान किस तरीके से, मतलब कौन है वो, किस तरीके से सोचता है, तो वो सारी चीजें अफेक्ट करेंगी। देन कई बार एक क्रिएटिव आइडिया उस सिचुएशन में नहीं आता, तो सिचुएशनल अप्रोच भी यहाँ पे हो सकता है कि आप सिचुएशन को ही चेंज कर दें। सो ये प्रोडक्ट, प्रोसेस, पर्सन और प्रेस जो है वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी। अब बहुत सारी डेफिनेटली स्ट्रेटजीज रहेंगी जिनसे आप क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं करिकुलर या नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के द्वारा। उसमें से कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी करवा ली जाए, या एट्रीब्यूट लिस्टिंग या चेंजिंग करवाया जाए, या इसमें और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल मटीरियल जैसे पजल सॉल्विंग करवा लिया, रिडल सॉल्विंग, वो पहेलियां बुझाना या रिडल कंस्ट्रक्शन करवा लिया, डाइवर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चन दे दिए, मिस्ट्री प्लॉट्स दे दिए, उनको सोल्व करवाया जाए, कॉन्सिक्वेंसेज सिचुएशन दे दी कि ये ऐसे ये सिचुएशन है, इसमें ये कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते हैं, तो बच्चा क्या हल निकालता है, क्या क्रिएटिव आइडिया निकालता है। देन स्टोरी राइटिंग, पोएम राइटिंग, या और भी आइडिया ट्रैप मैकेनिज्म, क्वेश्चनिंग या और एक्टिविटीज। एक मैंने नई टेक्निक पढ़ी है जो मैंने चंडीगढ़ जेबीटी के उसमें करवाई थी मैराथन में, वो टेक्निक रहेगी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप, GROUP, ठीक है, ग्रुप टेक्निक। ये टेक्निक का मतलब क्या है, नई टेक्निक है, सुनिए, अच्छा है ये। इसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग और ग्रुप डिस्कशन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है बेसिकली कि आप 4-5 स्टेप्स होते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में कि आप जो है जल्दी आइडिया अगर आपको निकालना है, जल्दी डिसीजन मेकिंग करनी है, तो हम नॉमिनल ग्रुप टेक्निक को इस्तेमाल में ला सकते हैं। कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो भी टॉपिक होगा आपकी, वो प्रॉब्लम आपके सामने रहेगी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दूसरे पे आप करेंगे साइलेंट आइडिया जनरेशन, यानी कि आप सब लोग जो ग्रुप में बैठे हैं ना वो साइलेंटली अपना अपना आइडिया को जनरेट करेंगे। तीसरे टाइम पे वो शेयर करेंगे उस आइडिया को। देन उस आइडिया के ऊपर ग्रुप डिस्कशन होएगा, जब पूरा ग्रुप बैठा है तो डिस्कशन होगा। और फिफ्थ टाइम पे आप क्या करोगे, वोट करोगे। ओके, कि इस डिस्कशन के बेसिस पे आपका क्या मतलब कि क्या, क्योंकि आपने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है सबके आइडियाज और डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज के ऊपर, तो वोट करके आप डिसीजन बना रहे हैं आप। ओके, सब तो जो भी मेजोरिटी वोटिंग होगी उस बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। सो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक भी एक बढ़िया आइडिया हो सकता है क्रिएटिविटी डेवलप करने का और एक डिसीजन तक पहुंचने का। इंपॉर्टेंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये टेक्निक किसने डेवलप की, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। एलेक्स ऑसबर्न ने, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, ही हैड स्टडीड द वे पीपल थिंक, तो किस तरीके से लोग सोचते हैं। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ अस इवेलुएट आर जो थिंकिंग है इमीडिएटली मच बिफोर द आइडिया इज बोर्न। सो थिंकिंग पहले डेवलप हुई, देन आइडिया आया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट ऑसबर्न ने दो स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है इसको, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी को। पहला है आइडिएशन स्टेज और दूसरा रहेगा इवेल्युएशन स्टेज। तो ये दो स्टेजेस के नाम आप याद रख सकते हैं। आइडिएशन में उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं, जैसे फ्री वेलमिंग इज एम्फेसाइज्ड, कि आइडिया क्रेजी, फनी या कॉस्ट एक्सप्रेस, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है, सो आप वो चीज पे फोकस कीजिए। क्रिटिसिज्म जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए स्टार्टिंग में, आइडिएशन जब आइडिया आ रहे हैं उस टाइम पे। देन क्वालिटी ब्रीड्स क्वांटिटी, मतलब जितने ज्यादा आइडियाज होंगे बेटर चांसेस है, मतलब चांसेस है कि बेटर आइडियाज होंगे। ठीक है, तो वो क्वांटिटी जो है वहां से एक क्वालिटेटिव आइडिया हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो हम ज्यादा नंबर ऑफ आइडियाज पे फोकस करेंगे। ठीक है, हिच हाइकिंग इज अलाउड, यानी कि यू कैन कंबाइन योर आइडियाज विद दैट ऑफ अदर्स, की आपने सबने कई सोचे, दोनों 2-3 आइडियाज को मिला के एक नया आइडिया निकाला है, तो वो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक पार्ट हो सकता है। ओके, एक एट्रीब्यूट लिस्टिंग और चेंजिंग भी आ सकता है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक थिंकिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि टपक पड़े आइडियाज ऊपर से, जैसे पेड़ पे से फल टपक जाते हैं, तो एक सिस्टमैटिक थिंकिंग का प्रोसेस है। इसमें आप एट्रीब्यूट लिस्टिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं सिस्टमैटिकली, कि आपको जो भी
टॉपिक है जिस पे आप सोच रहे हैं उससे रिलेटेड आपने एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या बना लिए कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर और जो भी आइडिया होगा उसमें ये चीजें कंसीडर एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो वो आइडियाज को देखते हुए और आप फिर वो एट्रीब्यूट्स को आप चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो वो एट्रीब्यूट लिस्टिंग और चेंजिंग भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है क्रिएटिविटी के लिए। रिडल सॉल्विंग और रिडल कंस्ट्रक्शन जो है ये दोनों प्रिंसिपल सेम से हैं, किससे रिलेटेड है, सिनेक्टिक से। तो सिनेक्टिक वर्ड आए तो आप रिडल सॉल्विंग रिडल कंस्ट्रक्शन जैसा ही इसको मानिए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है और इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो हो सकता है कि जो स्टिमुलेशन है, जो प्रोसेस है, तो उससे अनअवेयर हो। तो अनअवेयर मतलब आप उस पर अब सोचोगे ना, अगेन क्रिएटिविटी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करोगे ही। तो सिनेक्टिक जो है वर्ड वो एक क्रिएटिव फोस्टरिंग टेक्निक जो कि अब्रॉड में डेवलप हुई है, सिमिलर है किससे, रिडल सॉल्विंग से और रिडल कंस्ट्रक्शन से। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपके जो इसमें क्वेश्चंस थे वो प्रैक्टिस के लिए उनमें दिया हुआ था, ये जो कि आपको शायद बिना पढ़े ना पता हो कि सिनेक्टिक जो है वो किससे रिलेटेड है। तो वो रिडल सॉल्विंग से, रिडल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये बात याद रखिए आप, ठीक है। और रिडल सॉल्विंग या रिडल कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये मेकिंग द स्ट्रेंज फैमिलियर, यानी कोई अलग सी अजीब सी चीज है उसको फैमिलियर करवा देंगे आपको, या हो सकता है फैमिलियर को स्ट्रेंज बना दे। तो उस सिचुएशन में रिडल सॉल्विंग रिडल कंस्ट्रक्शन का क्रिएटिविटी से रिलेटेड काफी रोल रहेगा। ओके, अब आप क्रिएटिविटी कैसे डेवलप कर सकते हैं उसको देखते हैं एक बार। सो टॉरेंस और मायर्स ने क्या किया, कुछ एक प्रिंसिपल टीचर के लिए सजेस्ट किए कि वो क्या, जो अगर टीचर है वो चाहता है कि बच्चों में क्रिएटिविटी फोस्टर की जाए, क्रिएटिविटी डेवलप करने पे फोकस किया जाए, सो उसको किन प्रिंसिपल्स पे खरा उतरना चाहिए या किन प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए चीजों को करना चाहिए। लाइक बी रिस्पेक्टफुल ऑफ चिल्ड्रंस आइडियाज। सो बच्चे के जितने जो भी बच्चे आइडियाज दे रहे हैं उसके प्रति आप रिस्पेक्टफुल रहिए, उनके मजाक मत उड़ाइए, ठीक है। जो इमेजिनेटिव और अनयूजुअल आइडियाज हैं उन पे आप भी सोचिए एक बार कि बच्चे ने क्या आइडिया दिया है। बच्चे को ये दिखाइए कि उसके आइडियाज जो हैं वो वैल्यूएबल हैं, उनकी वैल्यू है, तभी तो वो आपसे शेयर करेंगे, राइट। एनकरेज एंड इवेल्युएट द सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग, तो ये कर सकते हैं। टाई कर सकते हैं इवेल्युएशन को कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज के साथ, जिसमें जो बच्चों ने जो चीजें की होंगी वो क्यों है, मतलब आप अगर उसके आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या कारण है, वो जो इवैल्यूएशन के टाइम पे वो सारी चीजें कॉज और कॉन्सिक्वेंसेज जो है आपको बतानी है। ओके, एक्टिविटीज में अब बहुत सारी जो यहाँ पे मेंशन है, मैंने सारी इंक्लूड कर ली हैं कि ये एक्टिविटीज जो हैं वो यूज की जा सकती हैं, ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज किया जा सकता है, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो एक्टिविटी में ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज ज्यादा हो पाए, क्योंकि हमने बोला ना कि जब क्वांटिटी होगी तो हम उसमें से बेटर क्वालिटी वाला आइडिया जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है जी। सो द एक्टिविटीज मस्ट बी ओपन एंडेड, तो एक तो ज्यादा ऑप्शन, क्योंकि ओपन एंडेड होगी तो फिर ऑब्वियसली आपके पास कोई भी आंसर देने का या एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके सामने है तो जो पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे। ओके, एक्टिविटीज मे हैव अ कैच इन देम, ताकि बच्चे जो है वो मतलब स्टूडेंट्स एक फ्लेक्सिबल थिंकिंग में उनको हेल्प करे कि कुछ ट्रिकी है इसमें, बच्चों को लगे कि इसमें कुछ ट्रिकी है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, या कई बार बोलते हैं कि ये वर्ड बोल के दिखाओ, तो आपको ऐसे लगता है कि इसका तो आंसर हाँ भी गलत है ना भी गलत है। सो कुछ ना कुछ कैच होता है उन सारी एक्टिविटीज में, वो भी एक आई कैचिंग एक्टिविटी हो सकती है, फ्लेक्सिबल थिंकिंग को प्रमोट कर सकती हैं। एक्टिविटीज जो हैं कैन बी फॉर द डेवलपिंग ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज, जैसे फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनैलिटी। अगर आपको ध्यान हो, मैंने जब क्रिएटिव थिंकिंग आप लोगों को बीएड क्लासेस के दौरान पढ़ाई हुई है, यानी ऑलरेडी जिन बच्चों ने देखी होंगी क्लासेस, सो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनैलिटी, ये आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये सारे तो क्रिएटिव आइडिया की या क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक हैं। सो वही चीज है कि हमें ऐसी एक्टिविटीज जो है वो डेवलप करनी जो कि इंडिविजुअल एबिलिटीज, किस तरीके की एबिलिटीज, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनैलिटी, इंक्विजिटिवनेस, परसिस्टेंसी, इलेबोरेशन, जो सेंसिटिव हो प्रॉब्लम्स के प्रति भी, तो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक आपको उन एक्टिविटीज में बच्चों को सिखानी है। एक्टिविटीज में नॉट बी इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल, यानी जरूरी नहीं है कि जो एक्टिविटीज आप सोचें वो एकदम से ही इम्प्लीमेंट हो, बट ये है कि उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो क्लास में, कि बच्चों ने कुछ सीखा है उनसे। ओके, आप बहुत सारे नंबर ऑफ पजल्स, रिडल्स या मिस्ट्री प्लॉट, इस तरीके की चीजें, या ये अपने डाइवर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चंस, इनको सोच सकते हैं और क्लास को रेडी कर सकते हैं कलेक्ट करके कि हाँ ये चीजें आज करवाई जाएंगी, ठीक है, आज पजल खेलेंगे या रिडल्स सोल्व करेंगे, ऐसे वाली चीजें। तो उससे भी बच्चे एक्साइटेड भी रहेंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, क्रिएटिविटी भी डेवलप हो जाएगी।
Okay, activities must develop imagination and they must not insist on a stereotyped behavior. तो जो भी एक्टिविटीज आप करवा रहे हैं उनमें अगर कोई मतलब वो जो पहले से ही चली आ रही स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर पे इंसिस्ट नहीं किया जाना चाहिए. ऑब्वियसली कुछ एक बच्चे होंगे जो उसी तरीके का आंसर देंगे बिकॉज उन्होंने उसी तरीके की चीजें देखी है, उनकी गलती भी नहीं है. ओके, सो इमेजिनेशन जो है वो डेवलप करे, ऐसी एक्टिविटीज हमें ढूंढनी है. जैसे पजल सॉल्व करेंगे तो इमेजिन करेगा ना बच्चा कि कौन सा हाफ जो है वो कहाँ जुड़ सकता है. ओके, एक्टिविटीज मे बी फ्रॉम द मॉडल्स डेवलप्ड बाय क्रिएटिविटी रिसर्चर्स. तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो उनमें से भी हो सकते हैं जो रिसर्चर्स ने क्रिएटिविटी के मॉडल्स डेवलप किए, वहां से आप एक्टिविटीज उठा सकते हैं. किसी लेसन जो हर एक एनसीईआरटी के लेसन के लास्ट में टेक्स्ट दिया होता है या अंदर जो टेक्स्ट दिया होता है उससे आप कोई एक्टिविटी जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं. इमेजिनरी स्टोरीज जो हैं वो डेफिनेटली क्लासरूम में टीचर सुना सकता है ताकि स्टूडेंट्स जो है उनमें मतलब उनको एनेबल कर सके कि उनमें पोटेंशियल है कि वो आज के लीडर बन सकते हैं. सो इस तरीके से आप इमेजिनरी स्टोरीज सुना सकते हो, बच्चे तो उससे मोटिवेट ही रहेंगे ना. ओके, और कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जो कि क्रिएटिविटी को फोस्टर करें, जिसमें टीचर जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट से सोच रहा है, चीजों को डिसाइड कर रहा है. सिंपल एक्टिविटीज को आप जो है क्रिएटिविटी फोस्टर टाइप एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, चलो कुछ नए डायमेंशंस ऐड कर दिए. कि मान लो कोई गेम है, आप ऐसे खेलते थे, जैसे एक गेम होता था ना जिसमें ऐसे हाथ पकड़ के गोला बना के फिर बैठ जाते थे, फिर एक बच्चा भागते भागते पीछे हैंकी रुमाल फेंकता था और उसमें फिर जो है वो ऐसे ही आप हाथ मार के देख रहे होते थे कि आपके पीछे है या नहीं है. ठीक है, तो कोई और आइडिया भी हो सकता है कि आप कहाँ पे किस तरीके से क्या चीज करें, या ऐसे करते करते आप उनको कुछ और चीज सिखा पाएं. ठीक है, तो वो सारी चीजें सिंपल एक्टिविटी में आप अलग अलग डायमेंशंस जो हैं वो डाल के चीजों को और बेहतर कर सकते हैं. ओके, एनेक्डोट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने कल्चर से, या स्टोरीज कलेक्ट कर सकते हैं. स्टोरी बुक्स जो भी एपिक्स रही हैं अभी तक, जैसे महाभारत, रामायण, ठीक है, कुरान, बाइबल, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, या गीता, वहां से भी आप स्टोरी बुक से भी मतलब उन चीजों से भी आप स्टोरीज निकाल के बच्चों को सिखा सकते हैं. देन बात आती है कि आईसीटी का क्या रोल रहेगा जब फोस्टर करने की बात आएगी क्रिएटिविटी को. सो बहुत सारी जो जो चीजें हमने अभी बात की ना एक्टिविटीज की, वो सारी एक्टिविटीज हम कहीं ना कहीं आईसीटी की हेल्प से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं. ओके, तो बहुत सारे आईसीटी टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास और वो टीचर्स यूज भी करते हैं क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए. बहुत सारे टूल्स हैं जो इमीडिएटली अवेलेबल हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, पोस्टर हो गए, चार्ट हो गया, ऑडियो कैसेट प्लेयर हो गया, या प्रोजेक्टर हो गए, कई बार कंप्यूटर हो गया. सो इन सारी चीजों को हम यूज तो कर सकते हैं ना, क्या करने के लिए, क्रिएटिविटी को फोस्टर करने के लिए. और ये सारी चीजें ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं. सो ऑब्वियसली आईसीटी का रोल आ गया वहां पे, राइट. सो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए. बहुत सारे फिगर्स जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ सकते हैं, उनसे चीजों को इंटरप्रेट करने को पूछा जा सकता है बच्चों से. बहुत सारे पजल या रिडल्स जो है वो वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आप इंडिविजुअली सोल्व कर सकते हो, तो वो करवाए जा सकते हैं. मिस्ट्री प्लॉट्स या डाइवर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर में पिक्चर्स के साथ पोस्ट किए जा सकते हैं, तो उसकी हेल्प से फिर बच्चे आपको एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को या नया आइडिया निकालेंगे. ओके, सो आप असेस कैसे करोगे, असेसमेंट के लिए अभी कुछ एक चीजें हैं जो असेसमेंट में आपको नाम वगैरह दिखे, वो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, नोट्स में ऐड कर सकते हैं. ओके, सो गिलफर्ड और टॉरेंस जो हैं वो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट रहे हैं क्रिएटिविटी असेसमेंट में. ओके, उन्होंने बहुत सारी एबिलिटीज को एक साथ रखा कि हमें ये एबिलिटीज चेक करनी है जब हम क्रिएटिविटी को असेस कर रहे हैं. सबसे पहली है फ्लुएंसी, यानी एबिलिटी टू थिंक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, कि आप कितने ज्यादा रिस्पॉन्सेज एक टॉपिक पे सोच सकते हैं. ओके, देन फ्लेक्सिबिलिटी, कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स है, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, वर्सेटाइल हैं. देन ओरिजिनलिटी, कि आपके ही आइडियाज आप किस मतलब एक क्लेवर और अनकॉमन मैनर, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आप निकाल सकते हैं जो अब तक आपने ना सुने हो. देन इंक्विजिटिवनेस हो सकती है, कि क्यूरियोसिटी, कि बहुत सारे मतलब एक एबिलिटी हो आप में कि आपकी मतलब वो वही हम देखेंगे कि वो एबिलिटी आप में है या नहीं, वो क्रिएटिविटी असेसमेंट ही होगी. तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आप में क्यूरियोसिटी के होने की वजह से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आप में जनरेट हो रहे हैं या किस किस तरीके के क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं. ओके, देन परसिस्टेंसी हो गया, एबिलिटी टू कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम, यानी अगर आप फेल भी हो रहे हैं बार बार तो भी आप उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, कितना परसिस्टेंट हैं आप. ठीक है, इलेबोरेशन, यानी उस जो आपकी एबिलिटी किसमें, आप जो प्रॉब्लम है ना या जो सिचुएशन है उसमें और डिटेल्स ऐड करने की एबिलिटी, आपने कितना इलेबोरेट कर सकते हैं.
ओके। सेंसिटिविटी टू द प्रॉब्लम, कि जो भी जैसे मान लो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जहाँ पे मतलब एक रिस्क टेकिंग है, वो किससे कनेक्ट किया जाता है, मैस्कुलिन से, सेंसिटिविटी फेमिनाइन से कैरेक्टराइज किया जाता है। सो क्रिएटिव पीपल में दोनों ही चीजें देखने को मिली हैं, ठीक है, कि वो जो है आपको सेंसिटिव भी नजर आएंगे और वो रिस्क टेकिंग भी नजर आएंगे। सो ये सारे कैरेक्टर्स जब हम साथ में एक साथ पुट कर देंगे तो ये क्रिएटिविटी है अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड एंड टॉरेंस, ठीक है जी। तो फिर अभी इसमें मतलब पॉइंट सिर्फ समझाने का इतना है कि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्रिएटिविटी की, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती हैं। और देखा गया है जैसे साइंटिस्ट हैं, पोइट हैं, आर्किटेक्ट, एडवर्टाइजमेंट पीपल, ये ज्यादा क्रिएटिविटी शो करते हैं एज कंपैरिजन टू अदर, क्योंकि साइंटिस्ट भी कुछ नया खोजने की खोज में है, पोइट जो है वो कुछ नया लिखने की खोज में है, आर्किटेक्ट को कुछ नया नक्शा बनाना है, और एडवर्टाइजमेंट वालों को तो एड्स ही ऐसी कैची सी और अट्रैक्टिव बनानी है कि सब लोग उनको देखें, क्रिएटिव होनी चाहिए एड, तब देखेंगे आपको। ओके। सो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे असेसमेंट की जाती है अलग अलग टेस्ट का इस्तेमाल करके। तो असेसमेंट मतलब ऑब्जर्वेशन से भी की जा सकती है, कई बार आपसे क्वेश्चनियर फिल करा के भी की जा सकती है, वो चेकलिस्ट में आपसे टिक करवा के भी पूछी जा सकती है। बट एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर जरूरी है जब अगर आप ऑब्जर्वेशन से चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो, ठीक है जी। अब कुछ एक टेस्टिंग की टेक्निक्स है, जैसे टॉरेंस ने जो टॉरेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी थिंकिंग का, वो बहुत सारी जो एबिलिटीज हमने पहले डिस्कस की ना उनके ऊपर था। बट गिलफर्ड का टेस्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल पे है। अगर आपको ध्यान हो, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI मॉडल लर्निंग का भी हम पढ़ते हैं, उसमें 180 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। सो वो सारी चीजें भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन बाकेर मेहदी और बीके पासी बहुत इंपॉर्टेंट है जब क्रिएटिविटी की बात आती है। ओके। सो ये फर्स्ट थे जिन्होंने क्रिएटिविटी टेस्ट डेवलप किया। क्रिएटिविटी में असेसमेंट की बात करने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन थे सबसे पहले, कि असेस करना है क्रिएटिविटी को, वो गिलफर्ड और टॉरेंस थे। बट एक फर्स्ट टेस्ट जो डेवलप किया वो यहाँ पे बीके पासी और बकीर मेहदी ने किया था। और बीके पासी का जो टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है उसके कुछ एक सब टेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सीइंग प्रॉब्लम टेस्ट, अनयूजुअल यूजेस टेस्ट, देन कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। तो ये नाम से ही हमें समझ आ रहा है, और भी है आगे। तो सीइंग प्रॉब्लम मतलब इस टेस्ट में 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि उनसे रिलेटेड डिफेक्ट और प्रॉब्लम्स जो है वो पोस्ट कार्ड पे और उन चीजों पे लिख के दें, ठीक है, कि आपको क्या उस किसी पर्टिकुलर चीज में क्या क्या डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स आपको नजर आते हैं, मतलब कितना क्रिएटिवली आप उसमें से प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं। अनयूजुअल यूजेस, कि मान लो कोई भी चीज, जैसे कोई कपड़ा है या कोई बोतल है या फोन है, तो इसके अनयूजुअल यूज बताने, जैसे फोन का यूज क्या है कि आप फोन पे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है। सो कुछ अनयूजुअल जो आपने नहीं सुना हो अब तक, उसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, कि अगर मान लो ये है जैसे सपोज ऑल पीपल बिकम मैड, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताने हैं। इंक्विजिटिवनेस में आप क्यूरियोसिटी चेक कर रहे होते हैं। देन परसिस्टेंसी में परसिस्टेंस चेक होगी। इलेबोरेशन में इलेबोरेशन की इनकम्प्लीट फिगर्स आपको दे दिया, आप कितना इलेबोरेट कर सकते हैं और क्या डिटेल्स उसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये पासी के जो टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है उसके फैक्टर्स हैं 6 जो आपको ध्यान रखने हैं। अब फादर ऑफ क्रिएटिविटी की जब बात आती है, सो पॉल टॉरेंस जो है उनको फादर ऑफ क्रिएटिविटी के नाम से जाना जाता है। वो नियरली 60 ईयर्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है इस फील्ड में। सो अराउंड 60 साल से उनको पॉल टॉरेंस को हम फादर ऑफ क्रिएटिविटी के नाम से जानते हैं। 87 ईयर ओल्ड में ही बिकेम एन 87 ईयर ओल्ड UGA प्रोफेसर दैट स्टडीड क्रिएटिविटी ऑफ द ब्रेन। सो ये बहुत ओल्ड थे और इन्होंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, सारा बताया। उन्होंने पूरी की पूरी लाइफ जो है वो डेडिकेट कर दी डेवलपमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी में। तो इसलिए पॉल टॉरेंस का नाम आप डेफिनेटली याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके अलावा बीके पासी का नाम पूछा जा सकता है कि वो किससे रिलेटेड है, वो भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्रिएटिविटी के जो 4 P's हमने डिस्कस किए। कुछ एक चीज़ें हैं आज के लेक्चर में जो याद करने लायक हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। सो उनको ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।